देश दुनिया की कोई ऐसी खबर नहीं जो छूट जाए, ये वादा भी है और दावा भी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, आप देख रहे हैं प्राइम एट 4। आज प्राइम एट 4 में खास क्या, पहले वो दिखा देता हूं आपको। लोकसभा में आज क्या क्या हुआ, शपथ ग्रहण के दिन आपातकाल वर्सेस संविधान की जंग कैसे छिड़ी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बात नीट को लेकर मचे बवाल की भी होगी। परीक्षा में धांधली पर विपक्ष का हल्ला बोल, कहां पड़े छापे, किसकी खुली पोल। प्राइम एट 4। कहां हुआ बिरयानी पर बवाल, चिकन लेग पीस नहीं मिला तो तोड़ दी टांग, पूरी खबर ब्यौरे के साथ। और लोगों की सहनशीलता देख तेरे इंसान को आखिर क्या हो गया, यह भी आपके सामने होगा। तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम झटका, सरजी का कहां पेंच अटका, ये पूरी खबर आपके सामने होगी। हर एक खबर देश दुनिया की आपके सामने, चूकेंगे नहीं हम, ये वादा है। लेकिन पहले आपको बारिश बाढ़ से जुड़ा ये बड़ा अपडेट दे दें, ये आपके लिए सावधान होने का वक्त भी है, क्योंकि आप में से कई जगहों पर डेस्टिनेशंस पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। असम के नागांव में बाढ़ से बिगड़े हालात, नागांव के निचले इलाकों में भरा बाढ़ का पानी, कई लोगों के मकान दुकान डूबे। भारी बारिश के बाद असम के कई हिस्सों में बाढ़। यहां तस्वीरें देखिए जरा, बाढ़ विकराल होने लगी है और मॉनसून का पूरा सीजन अभी सामने पड़ा हुआ है। नागांव असम पिछले कई दिनों से बाढ़ और बारिश की वजह से चर्चा में है और यहां एक बार फिर से आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, देखिए घर के घर डूबे हुए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। अब असम के बाद आपको ले आता हूं सिक्किम। सिक्किम में क्या चल रहा है वो भी आपको बताते हैं। कुदरती आफत के बीच भारतीय जवानों ने पुल बनाने का कमाल कर दिया है। नॉर्थ सिक्किम में भारतीय सेना ने दिखाई जाबाजी, मूसलाधार बारिश के बीच जवानों ने बनाया पुल। जवानों ने महज 48 घंटे के भीतर 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बना दिया। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर को पुल बनाने की जिम्मेदारी मिली थी, जिसे इस कोर ने बखूबी निभाया। अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात जवान पुल बनाने में लगे रहे, ताकि गांव वालों को आने जाने में परेशानी न झेलनी पड़े। और तेज धार से लड़ते हुए जवानों ने 48 घंटे के भीतर 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज तैयार कर दिया। सिक्किम में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, लिहाजा कई इलाके बाढ़ की त्रासदी का सामना कर रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें बह जाने से दूर दराज के गांवों का संपर्क टूट गया है। इस बीच भारतीय सेना के जवान लोगों की मदद के लिए देवदूत बनकर आए हैं। भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने भारी बारिश के चलते प्रभावित गांवों को फिर से जोड़ने के लिए उत्तरी सिक्किम में पानी के ऊपर 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है। उफनते दरिया के ऊपर जान जोखिम में डालकर पुल बनाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सेना के जवानों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक छोर पर सेना के कुछ जवान केबल संभाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2 से 3 जवान पुल बनाने में जुटे हैं। चुनौतीपूर्ण हालातों में काम करते हुए सेना के इंजीनियर्स ने 20 नॉट से ज्यादा की गति से बह रहे पानी के ऊपर 48 घंटे से भी कम समय में फुट सस्पेंशन ब्रिज बनाकर लोगों को हैरान कर दिया। आपको बता दें, पुल का निर्माण त्रिशक्ति कोर के इंजीनियरों ने किया है। इस पुल की मदद से उन इलाकों का संपर्क फिर से स्थापित हो पाएगा जहां मौसम की मार के चलते संपर्क टूट गया था। इससे लोगों की आवाजाही और स्थानीय लोगों तक राहत सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। प्राइम एट 4 गुजरात के भावनगर से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। इलेक्ट्रिक पोल पर कई बार आकाशीय बिजली गिरने की तस्वीर। गुजरात के भावनगर में टला बड़ा हादसा, खंभा गिरने के कारण कई घंटों तक बत्ती गुल रही। यहां देखिए बहुत ध्यान से, वो सामने जो इलेक्ट्रिक पोल है उसको देखते रहिए आप। वहां कई बार आकाशीय बिजली, और ये विज्ञान कहता है कि अगर आसपास से कोई बिजली की लाइन गुजर रही है, हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, तो वो अपनी तरफ बिजली को, आकाशीय बिजली को खींचने का काम करती है। अमूमन उसके जरिए ये आकाशीय बिजली उसका अर्थ हो जाता है, जिसको साइंटिफिक और टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आप कहें, मतलब वो जमीन में चली जाती है। और यहाँ आप देखिए ये खंभा इतनी बार इस आकाशीय बिजली को इसने झेला कि आखिरकार ये गिर गया और आसपास बत्ती गोल रही। शुक्र है कोई इस बिजली की चपेट में आया नहीं। और गुजरात के अमरेली में बाढ़ जैसे हालात, वो भी देखिए। जोरदार बारिश के बाद उफान पर नदियां। अमरेली के निचले इलाकों में बड़ा भरा बाढ़ का पानी। बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव, वाटर लॉगिंग हर जगह दिखाई दे रही है।
उन जगहों पर भी जहां हर साल की ये कहानी रही है, लेकिन लगता यह है कि इसको कई जगहों पर नियति मान लिया गया है कि अगर बारिश होगी, बाढ़ आएगी तो इस तरह की वाटर लॉगिंग होगी ही। और गुजरात के बोटाद में जोरदार बारिश की तस्वीरें। तेज बारिश के कारण लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मूसलाधार बारिश के बाद जल जमाव के हालात। ये डांग गुजरात से आई तस्वीरें आप देख रहे हैं। डांग गुजरात का आदिवासी अंचल और वहां पर भीषण बारिश। गुजरात के डांग में जैसा हमने आपको बताया जोरदार बारिश जारी है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात में कई जगहों पर बारिश और बारिश की वजह से कुल मिलाकर पश्चिमी भारत में कई जगहों पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से निजात तो मिली है, लेकिन अब वाटर लॉगिंग और बाढ़ एक नई मुसीबत बनकर सामने आई। और उधर उत्तराखंड में आज से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। नैनीताल, बागेश्वर में मूसलाधार बारिश की आशंका है। चंपावत समेत ऊंचाई वाले कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना है। यहां पर देखिए चंपावत समेत ऊंचाई वाली कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना है। इसलिए वो तमाम लोग जो गर्मियों में पहाड़ घूमने गए हैं या पहाड़ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए खबर महत्वपूर्ण। और ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी से। बड़वानी की पाटीगोई नदी में उफान, और उफान की वजह से डूब गई एक कार। भारी बारिश के बाद अचानक आया सैलाब और कार पर सवार शख्स पाटी गांव में स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है और जो अपने बच्चों को बड़वानी स्कूल में छोड़ने जा रहा था। वैकल्पिक पुलिया से गुजरते वक्त अचानक बाढ़ आ गई, जिससे शख्स की गाड़ी बीच पुलिया पर ही फंस गई और देखते देखते पानी इतना बढ़ गया कि गाड़ी पूरी तरह डूबने लगी। स्थानीय लोगों की मदद से कर्मचारी और बच्चों को सलामत बाहर निकाला गया। कई हिस्सों में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में कई इलाकों का संपर्क आपस में कट गया है। पुलिया पर पानी होने की वजह से बड़वानी से पाटी जाने के लिए 12 किलोमीटर का चक्कर लोगों को लगाना पड़ रहा है। सैलाब की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बड़वानी की हैं। पाटीगोई नदी उफान पर है। बावजूद इसके एक कार ने तेज बहाव के बीच पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से सैलाब आ गया, जिससे गाड़ी बीच पुलिया पर ही फंस गई। देखते ही देखते पानी इतना बढ़ गया कि गाड़ी पूरी तरह से डूबने लगी। कार सवार स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी बताया जा रहा है, जो अपने बच्चों को बड़वानी स्कूल में छोड़ने जा रहा था कि तभी सैलाब आ गया। स्थानीय लोगों की मदद से कर्मचारी और बच्चों को सलामत बाहर निकाल लिया गया। कई इलाकों में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में कई इलाकों का संपर्क आपस में कट चुका है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि असम में भी आसमान से आफत बरस रही है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन के मुताबिक बाजाली, बारपेटा, कछार, दरांग, गोलपारा, कामरूप, करीमगंज और नलबाड़ी जिलों में 2,08,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के करीमगंज में सबसे अधिक 1,10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। फिलहाल बारिश थमने की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन आफत अभी गई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और बाद देश की राजनीति की। संसद भवन परिसर से पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना आज देखने को मिला। 25 जून कभी न भूलने वाला एक दिन है, पीएम मोदी ने कहा। लोकतंत्र पर लगे कलंक को 50 साल पूरे हो रहे हैं। संविधान के हर हिस्से की धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान 25 जून को देश को जेल खाना बना दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फिर पीएम मोदी पर हमला देखने को मिला। संविधान के बहाने राहुल ने साधा निशाना। और आज संविधान लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। कि कल काला दिवस है, कल सर इमरजेंसी की बात भी कर रहे हैं। ये देखिए, जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग
भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। और शिवसेना उद्धव गुट को उनकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, आज देश भर में शिक्षा को लेकर आपातकाल लगा हुआ है, प्रधानमंत्री को आज के मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए थी। मेरे लिए सभी कुछ नया है। कॉन्स्टिट्यूशन का तो आदर हमेशा से हुआ है, बीजेपी ने हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का आदर किया है, कभी ऐसी कोई बात कही ही नहीं, बल्कि कांग्रेस करती रही है। इमरजेंसी लगाना के संविधान था को क्या वो नहीं, संविधान का पालन करना तो नहीं था वो, तो वो सब काम उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया, पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहां तक सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें, जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, तो ज्यादा ठीक रहता। पर एनडीए 1 की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, जहां पे कोई एनडीए अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं था। और संसद परिसर में इंडी गठबंधन ने आज प्रदर्शन किया। हाथ में संविधान की प्रति लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रोटेम स्पीकर के पद पर भर्तृहरि महताब की नियुक्ति का विरोध किया गया। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की आज शुरुआत हो गई। पहले दिन पीएम मोदी समेत मंत्रिपरिषद के सभी सांसदों को लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ दिलाई गई, जबकि अन्य सांसद कल यानी मंगलवार को शपथ लेंगे। इस बीच इंडी गठबंधन की पार्टियों के सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार हंगामा किया। सांसद अपने अपने हाथों में संविधान की प्रति लिए नजर आए। प्रोटेम स्पीकर के तौर में भर्तृहरि महताब की नियुक्ति का विरोध करते हुए विपक्षी दलों के सांसदों ने यह प्रदर्शन किया। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी, उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी, और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग है कि देश का संविधान को रक्षा करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे, कभी सेकुलरिज्म संविधान में रहे कि ना रहे हम लोग नहीं पता है। हमारे भारत बांग्लादेश में एग्रीमेंट होते हैं, वो पश्चिम बंगाल के सरकार को बुलाते नहीं, एक तरफा सब कुछ कर लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि देश का संविधान की भीत मजबूती से रहे। कि आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलता कि अगर के सुरेश प्रोटेम अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठकर सभी हमारे सांसदों को की शपथ ग्रहण पर अगर वो उसका वो सभापति जिम्मेवारी अगर वो संभालते, तो आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही सुनहरा और एक ऐतिहासिक दृश्य को देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या के सुरेश को नहीं नकारा है, भारत के दलित समाज को उनके एक महत्वपूर्ण एक समय से, महत्वपूर्ण एक पल से उनको नकारा है। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को नसीहत दी। उम्मीद है विपक्ष अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभाएगा। जनता संसद में ड्रामे और नखरे नहीं देखना चाहती। देश के हित में विपक्ष अच्छे कदम उठाए और आवाज उठाए, लेकिन ड्रामे न करे, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष
देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का इस तरीके से आज आगाज हुआ। हमने आपको अलग अलग रंग दिखाए। प्रोटेम स्पीकर ने नए सांसदों को शपथ दिलाई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद के तौर पर शपथ ली। राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत नितिन गडकरी ने भी इस दौरान शपथ ली। कुछ सांसद आज और कुछ कल शपथ लेने वाले हैं। यहां देख रहे हैं आप तमाम वो बड़े चेहरे जिन्होंने सांसद के तौर पर एक बार फिर से शपथ ली। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान। और इसके पहले भर्तृहरि महताब, जैसा हमने आपको बताया, उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ लेने के बाद वो सांसदों को शपथ दिलाते हैं और उसके बाद नियमित स्पीकर चुना जाता है। और पेपर लीक मामले में हजारीबाग से बड़ी खबर आपको बता दूं, रास्ते में पेपर से टेम्परिंग का, छेड़छाड़ का शक है, सोर्सेज बता रहे हैं। रांची से हजारीबाग लाते वक्त छेड़छाड़ की गई। बॉक्स में लाए गए नीट के प्रश्न पत्र, खबर है कि एक बॉक्स पर बार कोड भी मिसिंग था, सोर्सेस ये भी बता रहे हैं। नीट पेपर धांधली पर ये खुलासा भी देख लीजिए। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल का ये बड़ा आरोप है। ई रिक्शा में ब्लू डार्ट से बैंक तक आए क्वेश्चन पेपर। आप जानते हैं कि पहले इसको कुरियर किया जाता है, उसके बाद बैंक के सेफ में इसको रखवाया जाता है, तो वहां ब्लू डार्ट से बैंक तक इसको ई रिक्शे में ले जाया गया। पेपर लीक मामले में एनटीए की लापरवाही सामने आई। बुकलेट में कई जगह पर कट मार्क लगे हुए थे। एहसानुल हक ये भी बता रहे हैं, लग रहा था कि टैंपरिंग हुई है। एहसानुल हक ने ये भी जोर दिया। जो बुकलेट नंबर जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है 613648, ये आप ही के सेंटर का है? बिल्कुल, ये हमारे सेंटर का ही था। जब जांच किया गया तो जांच में पता चला कि हमारे सेंटर का था, जिसका कहीं न कहीं कुछ मामला लगता है कि कहीं न कहीं लीक हुआ है। तो ये जब आपके सेंटर पे पहुंचा था, जब ये बुकलेट आपके पास आया था, तो आप लोगों की, जब आप जैसा बता रहे हैं कि आप लोग पूरा चेक करते हैं, सबके सामने उसे खोलते हैं, क्या उस वक्त कुछ गड़बड़ आप पाए थे? नहीं, इतने सारे स्टेक होल्डर्स में से किसी ने गड़बड़ नहीं पाया। अब सवाल उठता है गड़बड़ क्यों नहीं पाया। जब ईओयू के ऑफिसर्स आए थे तो उन्होंने दिखाया कि द अदर एंड में यहाँ पे एक माइनर सा प्रिसाइज कट था। ठीक है, वो कट को हमने भी देखा और ऐसा लगता है कि वो कट वहाँ पर था और कुछ गड़बड़ वहाँ पर हुआ है। अगर वो नहीं बताते तो हमें भी वो पता नहीं चलता। यानी 5 तारीख को आपने वो नहीं देखा? नहीं, 5 तारीख को वो नहीं देखा था। मतलब अगर एक आम आदमी को अगर बोला जाए कि कॉमन मैन को जो इस तरह की जानकारी नहीं रखता है, तो उसके जान में ये बात आएगा नहीं। और नीट पेपर लीक कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार चिंटू कुमार ने यह बताया है कि फर्जीवाड़े में कौन कौन से लोग शामिल थे। चिंटू ने रॉकी नाम के शख्स का खुलासा किया है। रॉकी के पास ही सभी परीक्षाओं के पेपर आए थे। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आया था, ये चिंटू ने बताया है। ईओयू की पूछताछ में चिंटू का एक और बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड अतुल वत्स अंशुल के संपर्क में था। चिंटू ने संजीव मुखिया गैंग को भी प्रश्न पत्र दिया था। पटना के प्ले स्कूल में करीब 35 छात्रों को उत्तर रटवाए गए थे। नीट से जुड़ी बाकी की खबरें और अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर प्लॉट को लेकर शख्स पर खून सवार हो गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारी बवाल हुआ। प्लॉट को लेकर 2 गुटों के बीच में मारपीट हुई। विवाद के दौरान शख्स ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए, ट्रैक्टर पर जो व्यक्ति सवार है वो कुचलने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद यहां दहशत फैल जाती है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। दोनों तरफ से मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों में काफी समय से एक प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। नीट पेपर लीक कांड में ईओडब्ल्यू के हाथ एक डायरी लगी है। डायरी में चिंटू समेत कई लोगों का हिसाब किताब लिखा हुआ है। जब्त की गई डायरी में अभ्यर्थियों के नाम और परीक्षा के नाम हैं, कितने पैसों में सेटिंग हुई, ये सब जानकारियां हैं। 30 से 55 लाख तक में सौदा होने का खुलासा है और ये सब इस डायरी में लिखा हुआ है, जो अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के पास है। और नीट मामले में महाराष्ट्र के लातूर में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। कल एटीएस ने 2 शिक्षकों से पूछताछ की थी। जलील उमर खान पठान को हिरासत में लिया गया था। नीट पेपर लीक मामले में टीएमसी सांसद का एक बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है। सयानी घोष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। स्टूडेंट्स परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है, सयानी घोष का कहना है। भाजपा की जो ये सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है
आज आप देख पा रहे हैं कैसे नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में वो धरना दे रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री हो या शासक जो रूलिंग पार्टी, रूलिंग डिस्पेंशन हो, उनका काम ही है कि सबको आगे लेके चले, सबको आगे बढ़ाए। और बिहार में नीट पेपर लीक की जांच और तेज हो गई है। पटना ईओयू के दफ्तर पहुंची है सीबीआई की टीम। आर्थिक अपराध इकाई ने सभी रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपे हैं। ईओयू ने प्रभात रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया। पटना सेफ हाउस का मालिक है प्रभात। आशुतोष को रेंट पर दिया गया था मकान। एक छात्र को भी समन भेजा गया है। ये सेफ हाउस वो सेफ हाउस है जहां पहले गेस्ट हाउस ले जाए जाने के बाद स्टूडेंट्स ले जाए गए थे। और नीट धांधली मामले में एनएसयूआई का जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने दोबारा परीक्षा की मांग की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की गई। छात्रों ने कहा एनटीए के डीजी को हटा देने से मुद्दा शांत नहीं होगा। केवल एनटीए के डीजी को हटा देने भर से मुद्दा शांत नहीं होने वाला। सीबीआई के खेमे में जा चुकी है। कोर्ट इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दे रहा है, तो नाराजगी क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं आज 24 लाख बच्चे जब नीट के एग्जाम दे रहे हैं, सब सारी चीजें सामने आ चुकी है, कबूलनामा आरोपी द्वारा किया जा चुका है, तो कहीं ना कहीं ये पेपर आउट है। और पेपर लीक के मामले में मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनको स्वेच्छा से ये इस्तीफा देना चाहिए। ये इसके अलावा नीट को दोबारा कराना चाहिए ताकि 24 लाख बच्चों का भविष्य सही सलामत बना रहे। बिल्कुल, दोबारा एग्जाम भी कराई जा रही है कुछ सीमित बच्चों की, हालांकि उसमें कुछ लोग नहीं भी आए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जिन बच्चों के भी एग्जाम कराई गई है उससे ये मामला शांत होगा? मेरे को नहीं लगता कि जिन बच्चों को एग्जाम दोबारा कराए गए उन बच्चों से मामला शांत होगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है वही बच्चे हैं जो 1500 बच्चों को दोबारा एग्जाम करा रहे हैं। जरूरी नहीं वही बच्चे तो सारे ही हैं। कहीं ना कहीं पेपर तो पूरा ही लीक हो, तो एग्जाम तो पूरा ही होना चाहिए। एक एग्जाम से क्यों यार बार बार ये फेलियर क्यों आ रहा है? इससे भी तो पूरा इंडिया का मतलब पूरा हिंदुस्तान का अपने युवा जो नाराज इसीलिए है कि बार बार क्यों फेलियर हो रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दोहराया जा रहा है और फिर भी सरकार ये जिम्मेदारी नहीं ले रही है कि ये क्यों हो रहा है। बिल्कुल, तो जिम्मेदारी की बात है। अन्य लोग भी मौजूद हैं। आप लोगों से मैं बात करूं तो आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या नाराजगी है? सरकार कह रही है कि हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी ये नाराजगी है कि इसको दोबारा से करवाया जाए। ये 24 लाख बच्चे हैं तो ये सड़क पे क्यों आ रहे हैं? अगर लीक ही नहीं हुआ है तो सड़क पे क्यों आ रहे हैं? कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हुई है ना, तभी तो है ना, कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है तो तभी तो है ना, कुछ न कुछ हुआ है, तभी तो ये बच्चे धूप में खड़े हैं, इतनी गर्मी में खड़े हैं। नीट जांच केस में सीबीआई का एक्शन और तेज हो गया है। गोधरा सर्किट हाउस पहुंची है सीबीआई की टीम। माता पिता, छात्रों और आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। 5 आरोपियों के बयानों की जांच कर रही है सीबीआई। और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। ललन सिंह ने कहा है कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, गेस्ट हाउस में कौन प्रश्न रटवा रहा था, इस पर सफाई दी जानी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा एनडीए सरकार ने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, ये बच्चों के भविष्य को खत्म करने की साजिश है। पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि ये तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था प्रश्न। इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। नीट और नेट और देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली एनडीए सरकार और हर तरह के परीक्षा का क्वेश्चन आउट हो जाना, ये नियति है कि ये साजिश है। और साजिश इस देश के प्रतिभावान बच्चों को खत्म करने की और ऐसे बच्चों को लाने की जो कंप्लीट रूप से अंधभक्ति करे। मामले में हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया है। दोनों लापता लड़कियों की बरामदगी की मांग की जा रही है। मामला हल्द्वानी के बनभूलपुरा का है। बीते दिनों अवैध जमीन कब्जे और दंगे को लेकर यह इलाका सुर्खियों में था। इस बार 2 लड़कियों के लापता होने को लेकर इलाके में तनाव है। 20 जून से 2 हिंदू लड़कियां गायब हैं। आरोप पड़ोस में रहने वाले दूसरे समुदाय के लड़के पर है। 3 दिन बाद भी पुलिस लड़कियों को नहीं बरामद कर पाई है। लिहाजा हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया और लड़कियों को ढूंढे जाने की मांग की। करीब 5 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने लड़कियों की जल्द वापसी का भरोसा दिया और तब जाकर मामला शांत हुआ। देखिए, बच्चे जब से गायब हुए हैं तभी से हमने अपनी टीम में अपडेट कर रखी है
सीसीटीवी का और इलेक्ट्रिक सर्विलांस है, उसका काम हमारा पहले ही चल रहा है, अभी भी हम उसका काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ हमें लीड मिली, वो जो लीड का हम लोग काम कर रहे हैं। आज एक नई टीम हमने भेजी है और उम्मीद है कि जल्दी बच्चों के। और आगे आपको दिखाएंगे दिल्ली में जल संकट पर कैसे हुई सियासत तेज, लेकिन उससे पहले देखिए असम के सीएम हेमंत के किस बयान पर मचा है झारखंड में बवाल। हेमंत बिस्व शर्मा के बीएसएफ को पूर्ण अधिकार देने वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड में पता नहीं इस तरह का ज्ञान क्यों बांटते हैं, हिम्मत नहीं कि जाकर के अमित शाह के आगे कुछ बोल पाए, इधर उधर की बात करते हैं और फालतू की बातें करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह हैं। रांची पहुंचे हेमंत बिस्व शर्मा घुसपैठियों को रोकने के लिए जेएमएम सरकार को बीएसएफ को पूर्ण अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने हेमंता पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जीत और हार दोनों पर मंथन कर रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, उसे लेकर दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता दिल्ली पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि जीत हार की जो भी समीक्षा है वो भी करेंगे, आने वाले आगामी चुनाव को भी समीक्षा करेंगे। उसी निर्देश पर हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और जाकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। अरुण साव के साथ एबीवीपी का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि पुराने साथियों से मिलकर यादें ताजा हो गईं। संयुक्त मध्य प्रदेश का पुराना समय है जिसको हमने स्मरण भी किया है और ये संबंध जीवन भर रहेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। इस दौरान दोनों राज्यों में नक्सल समस्या को लेकर भी चर्चा हुई। साव ने कहा कि इस समस्या के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूरे सरगुजा में नक्सलियों का सफाया हो चुका है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी इस वक्त ब्रिटेन दौरे पर हैं। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने मोदी 3.0 विजय उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने शिरकत की। इस दौरान उनका भव्य स्वागत हुआ। विजय उत्सव कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने वहां मौजूद लोगों के अलग अलग राज्यों के नाम लेकर संबोधित किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कार्यभार संभालने के बाद पहली बार सचिवालय में कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट के एजेंडे में पेंशन में वृद्धि, भूमि स्वामित्व अधिनियम को निरस्त करने और डीएससी अधिसूचना के संबंध में सीएम नायडू के शुरुआती फैसलों को मंजूरी देना शामिल है। वॉलंटियर प्रणाली को जारी रखने पर चर्चा हो सकती है। और दिल्ली में पानी को लेकर आतिशी का अनशन जारी है। 4 दिनों से अनशन पर बैठी हुई हैं आतिशी का आरोप है कि पिछले 3 हफ्तों से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली को 100 MGD कम पानी दे रही। मेरा शुगर लो हो रहा है, वजन कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा यह अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। दिल्ली में पानी का संकट जारी है। कई जगहों पर टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। ओखला में टैंकर से पानी भरने के लिए भारी भीड़ दिखाई दी। यहाँ वो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि ये अकेली तस्वीर सिर्फ ओखला की नहीं, कई जगहों से हमने आपके सामने वक्त पर रखी है, जहां टैंकर के पहुंचने पर लोगों के बीच में मारामारी दिखाई देती है। अपना पाइप डालकर पानी निकालने के लिए होड़ दिखाई देती है और यहां पर भी आप वही देख रहे हैं। और अक्षय कुमार ने अर्थ वॉरियर के साथ मिलकर किया वृक्षारोपण। माता पिता की याद में अक्षय ने 300 पेड़ लगाए। इस मौके पर अक्षय कुमार ने अपने माता पिता हरिओम भाटिया और अरुणा भाटिया को याद किया। अक्षय ने एक प्ले कार्ड पकड़ा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, माँ पिताजी छांव से बढ़कर कोई ठंडक नहीं। अक्षय कुमार बॉलीवुड में अपने अनुशासन और पारिवारिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं और वो अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद परिवार को समय देना नहीं भूलते। उनका ये काम एक बार फिर उनकी समाज की तरफ संवेदनशीलता और परिवार की तरफ गहरे सम्मान को दिखाता है। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार के इस काम की काफी सराहना हो रही है और फैंस इस कदम से प्रभावित होकर प्रोत्साहित हो रहे हैं और प्रेरित भी। अक्षय का ये वृक्षारोपण अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है बल्कि लोगों को प्रेरित करने वाला भी है। आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। मैं खेरवाड़ी में रहता था।
मेरी बिल्डिंग है, मेरे माता पिता के साथ यहाँ रहता था। सो व्हेन आई केम टू नो कि यहाँ खेरवाड़ी में लगाना चाहते हैं तो आई सेड मुझे मतलब आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस। एंड मैं इनको सिर्फ यही कहा भूषण जी से, जो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट की कि क्या मैं अपने माँ बाप को ये अर्पित कर सकता हूँ, तो उन्होंने इजाजत दी, तो इसलिए ये किया। उत्तर प्रदेश को लेकर शशि थरूर के बयान पर हंगामा जारी है। ओपी राजभर ने कहा है विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार में दंगे होते थे। राजभर ने कहा जनता के लिए योगी जी ने काम किया, इसलिए वो फिर से आए हैं। दरअसल कल शशि थरूर की सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की गई थी शशि थरूर की तरफ से। इसमें सवाल लिखे हुए थे। सवाल था कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं और उत्तर था कि वो प्रदेश जहां परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। थरूर ने इस उत्तर को शानदार बताया और इसे हैशटैग परीक्षा पे चर्चा के साथ साथ पोस्ट किया। आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा छात्रों के साथ बातचीत करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल रही है। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपने ढंग से विरोध करें, हम लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं। जनता के लिए काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया, तब दोबारा रिपीट हुए और जनता के लिए वो काम कर